हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने चैनल योग्यता एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये हमारी जो सीसेट की सीरीज चल रही है, इसमें इसके पहले हमने रेशियो का पार्ट 1 पढ़ा। जिसने रेशियो पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो वो पिछले लेक्चर में जाके देखें। तो अब हम रेशियो को ही कंटिन्यू करते हैं, रेशियो का ये जो हमारा पार्ट 2 है। ठीक है जी। तो इसके पहले हमने ये पढ़ा था, टाइप 1 पढ़ा था। ऐसे ही हमने इधर आगे टाइप 2 किया था। ये हमारा सारा टाइप 1 है, तो हमने बेसिक क्वेश्चन सारे पिछली क्लास में पढ़े। ये टाइप 2 डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट रेशियो, उसके बाद हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद हमने इनकम एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अगर नंबर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो ये पढ़े थे। तो अब आ जाओ आगे, टाइप 5 थे। तो हम यहाँ से हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इनकम एक्सपेंडिचर क्वेश्चन। देखो क्या लिखा गया, कहता इनकम और एक्सपेंडिचर क्या रिलेशन होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर और एक सेविंग होता है। अगर मान लो कि एक इनकम हो गया और एक एक्सपेंडिचर हो गया और एक सेविंग होगी, इन तीनों का क्या रिलेशन होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास 100 रुपया, ठीक है जी, मेरे पास 100 रुपया है। अगर मैं बोलूं कि मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए, अगर बोलूं कि मेरे पास 100 रुपया था, मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए, एक्सपेंडिचर जो मेरा खर्चा है 20 रुपया, मेरे पास सिंपल 100 रुपया था, मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने। तो आप क्या बोलोगे, सर 80 रुपए बचे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 100 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। सिंपल। तो यही हमारा रिलेशन है, जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। बात खत्म। अब पढ़ो क्या लिखना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, कहता इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। जो ए और बी की इनकम है वो 3:2 में है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इनकम की रेशो दे रखी है, तो ये हमारी इनकम की रेशो है। अब आ जाओ आगे, कहता एक्सपेंडिचर इज इन 5:3। तो जो खर्चा है वो 5:3 में है, जो एक्सपेंडिचर है वो 5:3 में है। अब मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई ए की इनकम है 3 रुपए, उसने 5 रुपए कैसे खर्च कर दिए। एक्सपेंडिचर तो खर्चा होता है। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि भाई ए के पास 3 रुपए थे, उसने 5 रुपए कैसे खर्च कर दिए। क्या इनकम ज्यादा हो सकती है भाई, एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं हो सकता। सिंपल। अगर मैं बोलूं कि भाई ए जो बी है उसके पास 2 रुपए हैं, उसने 2 रुपए थे, उसने खर्चे कितने 3 रुपए। अब ये कैसे पॉसिबल है। देखो रेशो कम ज्यादा हो सकती है। रेशो का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब हमने ये बोला था कि रेशो कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही। अगर बोलूं कि 3:2, तो इसका मतलब ये है कि क्या पता इसके पास 300 रुपया हो 200, क्या पता ये इनकम हो कि इनकम 300 और 200 हो। जो इनका खर्चा है, जो इनका एक्सपेंडिचर है, अगर 5:3, ये 50 रुपए और ये 30 रुपए, क्या पता देखो इसकी इनकम 300 रुपया और इसने खर्चा कितना 50 रुपए, इसकी इनकम 200 रुपया और इसने खर्चे कितने 30 रुपए हो सकता है। अगर मैं इनकी रेशो की बात करूं, रेशो कितनी आएगी 3:2 और ये कितना आएगा 5:3। तो रेशो कम ज्यादा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप ऐसा नहीं सोचोगे कि भाई इसके पास 3 रुपए हैं, इसने 5 रुपए खर्च कैसे कर दिए। वो तो रेशो है, रेशो कम ज्यादा हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो क्या लिख रखा है। क्वेश्चन है, कहता दो नंबर ए और बी किस रेशो में है। दो नंबर 3:2 में है। ठीक है जी, दो नंबर है हमारे पास 3:2 में। अब कहता उनका खर्चा, उनका खर्चा कितना है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, और इनका खर्चा किस किस रेशो में दे रखा है 5:3 में। देखो अगर इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो बचेगा सेविंग, और सेविंग के बारे में क्या बोला हुआ है, उसने बोला कि जो दोनों की सेविंग है, बोथ सेव 1000 ईच। तो ये थोड़ा सही कर लेना, बोथ सेव 1000 ईच, दोनों 1000 रुपया सेव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 1000 रुपया सेविंग कर रहा है और ये भी हमारा 1000 रुपया सेव कर रहा है। कभी भी ऐसी चीज आएगी, कभी भी ऐसा होगा, कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करेंगे और एक एग्जैक्ट नंबर दे रखा है। एग्जैक्ट नंबर क्या दे रखा है, ये सेविंग दे रखी है ना, तो सेविंग एक एग्जैक्ट नंबर दे रखा है। कभी भी एक एग्जैक्ट नंबर दे रखा है वो नीचे लिखिए। ठीक है, तो कभी भी ऐसे आएंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, चाहे सेविंग ए की अलग हो बी की अलग हो, जो भी होगा हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। तो देखो क्या करना है, इनकम 3:2 में, एक्सपेंडिचर 5:2 में। इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग जो एग्जैक्ट नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया 1000 और 1000। अब इनको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड।
देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, 5 इंटू 2 कितना आएगा 10, माइनस 3 इंटू 3 कितना आएगा 9। लो जी क्या आया, 5 इंटू 2 कितना 10, 3 इंटू 3 कितना आया 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना 1। क्या करना है, फिर से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 किया मैंने 10 आया, लो जी। उसके बाद माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 कितना 9, तो ये मेरा आया एक पार्ट, तो जो यहां से आएगा एक पार्ट आएगा। अब आगे आ जाओ, अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना भाई, 5 इंटू 1000 कितना 5000, माइनस इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुना 1000, 3 इंटू 1000 कितना 3000, इन दोनों का डिफरेंस 5000 में 3000 माइनस करोगे कितना आएगा 2000 आएगा। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो वन पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वन पार्ट है वो 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत? एक पार्ट अगर 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि इनकम बताओ, जो निकलेगा इसमें से इनकम निकलती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। देखो क्या किया हमने, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पहले आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, क्या है इन दोनों का डिफरेंस, 10 में से 9 माइनस किया 1 पार्ट, एक पार्ट, ये एक पार्ट जो भी यहाँ पे आएगा इसके इक्वल रख देना, चाहे 5 पार्ट आते तो इसके इक्वल रखते, 6 पार्ट आते जो भी आता। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस, 50 ये 5000 और इनका 3000 कितना आया 2000। तो एक पार्ट अगर 2000 है, क्वेश्चन ये है कि यहां से जो निकलेगी पहले इनकम निकलती है, जो यहां से निकलेगी इनकम, तो अब क्या आएगा, तीन पार्ट बताओ, अगर एक पार्ट 2000 है तो तीन पार्ट बताओ, तीन पार्ट कितना, 3 गुना 2 6000, और दो पार्ट बताओ कितना 4000। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो एक ही इनकम 6000 और ये कितना 4000। क्या मैं ऐसे यहां से इनकम बता सकता हूं? तो आंसर क्या आएगा 4000 और 6000, ठीक है जी। अब आ जाओ आगे, अब ये तो इनकम है, अगर मैं बोलूं कि एक्सपेंडिचर बताओ ए और बी का, ये गलती नहीं करनी कि 2000 यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, यहां से जो निकलती है इनकम। अगर मैं बोलूं कि ए के पास 6000 है और उसने कितना सेव किया 5000, अगर बोलूं कि ए की इनकम 6000 है, मेरी इनकम 6000 थी, मेरे पास 1000 पड़ा है अभी सेविंग है, तो मेरा खर्चा कितना आएगा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मैंने 5000 खर्चा किया हो? अगर मैं बोलूं कि भाई 4000 है, 4000 में ये 3000 माइनस कर दो, इनकम में से अगर सेविंग माइनस करोगे जो एक्सपेंडिचर है वो मिलेगा। 4000 मेरे पास थे, 1000 रुपए मैंने सेव करे, तो बचे कितने मेरे पास? बी का खर्चा कितना आएगा 3000। ये बताओ इसमें किसी को डाउट? तो ये बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो हम सीधा लिखेंगे, कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन आएंगे रेशियो में दे रखा होगा, ये लगाओ, कुछ भी निकालते रहो, इनकम मिल गई, एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, सेविंग तो दे ही रखी थी, ठीक है जी। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ए और बी किस रेशियो में है, 5:3। ए और बी की रेशियो 5:3 है, जो बी और सी का खर्चा है, सॉरी क्या लिखा है, इनकम ऑफ ए एंड बी 5:3, जो इनकम है वो 5:3 में है। आगे लिख रहे एक्सपेंडिचर इज, जो एक्सपेंडिचर है वो किस रेशियो में है, वो कितना है हमारा 4:3 में, लो जी 4:3 में। अब आगे सेविंग के बारे में बोला, कितना किसने सेव किया, कहता इसने कितना सेव किया, बी ए ने सेव किया 5000, तो ए की सेविंग एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मान लो ऐसा हो पेपर में कि इनकम और सेविंग की रेशियो दे रखी हो और जो एग्जैक्ट जो एक्सपेंडिचर है वो नीचे लिख देंगे, तो ए का एग्जैक्ट नंबर दिया जाएगा, तो ये कितना 5000, और ये बताओ ये 5000 है और बी ने कितना सेव किया 3000 सेव किया। अब देखो आगे क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस कर दो और इन दोनों को क्रॉस कर दो, तो क्या आएगा 15 में से 12 माइनस करो, तो क्या आएगा हमारा 3 पार्ट, 15 में से 12 माइनस किया तो 3 पार्ट आएगा। ये बताओ 15 और 12 3 पार्ट। अब इन दोनों इनका क्रॉस करो, 12000 माइनस इसमें से क्या माइनस करें, इधर क्रॉस कर दो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 15000। बट हमें तो अब देखो, जब मैं इसका डिफरेंस ले रहा हूं इसका डिफरेंस ले रहा हूं, मुझे नहीं पता बड़ा नंबर कौन सा है छोटा नंबर कौन सा है, तो हमें हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है। देखो इसका क्या है 12000, इनका 15, तो क्या करो 15 में 12 माइनस करोगे तो 3000 लिखोगे, माइनस नहीं लिखना कि भाई ये माइनस का 3000 होगा, तो हमें बस एक नंबर ये है दूसरा नंबर ये, डिफरेंस लेना होता है, तो 3000 आएगा। क्या क्या देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का 15 इन दोनों का 12, 15 और 12 3 पार्ट, इन दोनों का कितना भाई 12, इन दोनों का कितना 15, इनका कितना 3000, तो हम ये लिखेंगे जो 3 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 पार्ट हमारा 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 3 पार्ट 3000 है तो 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा 1000 को,
अगर एक पार्ट 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनकम बताओ ए और बी की, 5 पार्ट कितना होगा, तो क्या आएगा 5 पार्ट कितना, 5 गुना 1000 कर लो 5000। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत। क्वेश्चन पूछा गया इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इनकम, तो जो बी है बी बताओ कितना, तो बी क्या आएगा हमारा 3 गुना 1000 कर लो 3000। ये बताओ इसमें कोई डाउट, ये बताओ इसमें कोई डाउट, ये हमारी ए की इनकम है, ये बी की इनकम है। देखो जितनी इनकम थी उतना ही वो सेव कर रहा है, इसका खर्चा कुछ नहीं कर रहा। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, तो यही हमारी इनकम की रेशियो है। तो क्वेश्चन पूछा गया ये बताओ कि ये इनकम कितनी है, 5 और 3000, इसमें किसी को कोई डाउट, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया, पढ़ो आराम से। क्वेश्चन है कहता इनकम ऑफ ए बी सी, इनकम ऑफ ए बी सी इज 3:7:4। एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी, इनकम 3:7 इतनी, 3 बंदे हैं उनकी इनकम की रेशियो दे रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एग्जैक्ट इनकम बताओ, ये हमारे पास इनकम की रेशियो दे रखी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एग्जैक्ट इनकम बताओ तो आप क्या बोलोगे, इनकम इसकी ये 3x होगा, ये 7x होगा और ये 4x होगा। सिंपल सी बात है, एक वेरिएबल है जो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो इनकम है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि मुझे एक्सपेंडिचर के बारे में बताओ, क्या लिख रखे हैं तीनों का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी किस रेशो में, 4:3:5। अगर मैं बोलूं कि मुझे एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर बताओ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर ये 4y होगा, ये 3y होगा और ये 5y होगा। क्यों, एक अलग वेरिएबल होगा, तीनों के साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 4:3:5 का मतलब क्या है, तो 4:3 का मतलब ये 4000 है, ये 3000 है और ये कितना है हमारा 5000 है। तो अगर मैं इसकी रेशो लिखता हूं तो क्या आएगा 4:3:5 आएगी। सिंपल सी बात है। ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो, रेशो तो कुछ भी हो सकती है ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या लिख रखा है, तो हम ये मैं लिख के बता रहा था, इनकम हम ऐसे लिखेंगे। लो जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता जो इनकम है वो किस रेशो में है, जो इनकम है एबीसी की वो किस रेशो में दे रखी है, वो दे रखी है 3:7:4 में, ये तो इनकम है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोला गया, एक्सपेंडिचर की रेशो क्या दे रखी है 4:3:5 है। ये बताओ इसमें भी कोई डाउट, इनकम की रेशो दे रखी है, एक्सपेंडिचर की रेशो दे रखी है। अब आ जाओ आगे, आगे क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, जैसे भी लिखा जाएगा हम वैसे ही पढ़ेंगे। कहता भाई ए सेव 300 रुपया, ए ने 300 रुपया सेव किया। अब ए की बात हो रही है, ए की सेविंग कितनी है, ए ने सेव किया 300 रुपया, किसमें से, ए ने सेव किया 300 आउट ऑफ 2400। ए ने 300 रुपया सेव किया किसमें से, टोटल में से। टोटल कितना है उसका भाई 2400 रुपया। ए के पास टोटल जो इनकम थी वो 2400 रुपया थी। ठीक है, ए के पास टोटल 2400 रुपया था, उसमें से उसने कितना सेव किया, इसमें से उसने 300 सेव किया, तो इसका खर्चा कितना होगा, 2400 में 300 माइनस कर दो, 2100 रुपया खर्चा होगा। देखो ये ए के बारे में सारा कुछ बता दिया, अगर बी के बारे में बताता बी के बारे में लिख लेते, अगर सी के बारे में बताता सी के बारे में लिखते। अब क्या करें, तो अब कंपेयर करोगे ना, रेशियो का मतलब कंपैरिजन होता है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे उस 2400 रुपया ए की इनकम, यहाँ पे कितनी इनकम है भाई, ये कितनी है, ये तो 3 है, तो ये भी 2400 होना चाहिए। क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2400 को, देखो इधर तो रेशियो में दे रखा है नंबर, इधर एग्जैक्ट नंबर दे रखा है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो 3 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है 2400 को, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 पार्ट 2400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट किसको करेगा भाई 800 को। अगर एक पार्ट 800 को करेगा, सारा टेबल 800 के साथ मल्टीप्लाई, ये भी 800 के साथ मल्टीप्लाई, ये भी 800 के साथ मल्टीप्लाई और ये भी 800 के साथ मल्टीप्लाई, कुछ भी निकालते रहो। ए की इनकम कितनी है, देखो 800 गुना 300 2400, वही तो बोल रहे थे हम 2400 है। अगर मैं बी की इनकम निकालूं तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5600। ऐसे अगर मैं सी की इनकम 800 के 3200, तो ये बताओ इसमें कोई दिक्कत, इनकम ए की इनकम बी की, अगर मैं इनकी रेशो लिखूंगा 3:7:4 ही आएगी। तो जो चीज दे रखी है रेशो में और जो एग्जैक्ट नंबर है हमने उन दोनों को कंपेयर करना है। तो मैंने क्या किया, इसको इसके इक्वल रखा, तो हम क्या करते हैं इस चीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, आ जाओ अब आगे देखते हैं। अब उसने बोला कि भाई जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो 2100 रुपया, जो खर्चा है किसका, ए का खर्चा कितना है,
ए का एक्सपेंडिचर कितना है 4, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो 4 पार्ट है वो 2100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 4 पार्ट 2100 है तो 1 पार्ट कितना आएगा 2100 बाय 4 कर लो, तो ये कितना आएगा 525। अगर एक पार्ट 525 है तो सारे को 525 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर हमने क्या करना है, सभी को 525 525 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा 1100 सॉरी 5 20 ये 2100 रुपया, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 1575 रुपए। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 2625 रुपए। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो। अगर बोलो कि भाई बताओ ए की इनकम कितनी है 2400, बी की इनकम कितनी है 5600, सी की इनकम कितनी है 3200। अगर बोलो कि भाई खर्चा बताओ ए का 2100, बी का खर्चा बताओ कितना 1575, सी का खर्चा 2625, तो हम ये लिख सकते हैं। ये बताओ इसमें कोई डाउट किसी को। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कहता फाइंड द सेविंग ऑफ सी। सी की सेविंग, सेविंग क्या होता है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो। इनकम कितनी है भाई ए की इनकम कितनी 3200 रुपया, उसमें से क्या माइनस करो 2625 माइनस कर दो, उसका जो भी खर्चा है वो माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा 575 रुपए। तो ये बताओ इसमें कोई डाउट है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। रेशो क्या कहता है, रेशो कहता है कि मैं चीजों को कंपेयर करता हूं बस। रेशो का मतलब क्या होता है, चीजों को कंपेयर करना। थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन कुछ भी हो हमें थोड़ा सोचना है किसके बारे में बात कर रहा है। अगर इधर रेशो के बारे में बात कर रहा है, इधर एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात कर रहा है, इधर मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 पार्ट है, इधर मैं बोल रहा हूँ कि 2400 है, दोनों को इक्वल कर लो, बात खत्म। इधर मैं बोल रहा हूँ कि 4 पार्ट है, इधर मैं बोल रहा हूँ कि 2100 रुपया, 4 पार्ट 2100, एक पार्ट निकाल के सारे को 21 के साथ उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 575 के 525 के साथ। ये बताओ इसमें कोई डाउट। ये बात समझ आई कुछ कि नहीं, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है जी, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ऑल मेल एंड फीमेल सैलरी इज 6:5। आ जाओ, टोटल सैलरी की रेशियो दे रखी है, टोटल सैलरी की रेशियो दे रखी है 6:5। सैलरी ऑफ ईच मेल, यहां पे जो ईच मेल, हर मेल, ईच पर्सन के बारे में बोला गया कि हर मेल और फीमेल को कितना मिलेगा 2:3 मिलेगा। लो जी, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन, कि कितने बंदे, नंबर ऑफ पर्सन। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें दोनों को रेशियो को मल्टीप्लाई किया जाता है या रेशियो को डिवाइड किया जाता है, वो हम सिंपल सोचेंगे। अब अगर मैं बोलूं कि भाई टोटल 1000 रुपया, लो जी टोटल 1000 रुपया मिला मेल को। क्वेश्चन है कि भाई जो मेल हैं उनको 1000 रुपया मैंने देना है, और मैंने एक बंदे को ईच पर्सन, मैंने एक बंदे को ईच पर्सन को ईच मेल को 200 रुपया दे दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास था 1000 रुपया, मैंने ईच मेल को 200 रुपया 200 रुपया 200 रुपया दे दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो कितने बंदों को मैंने पैसे बांटे होंगे। अगर मैं बोलूं कि सिंपल कि मेरे पास 1000 रुपया है, मैंने 500 हर बंदे को दे दिया, मैंने ईच मेल को 500 रुपया दे दिया, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि नंबर ऑफ मेल कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर आपके पास 1000 रुपया था, अगर आपने एक बंदे को 500 दिया, 500 पहले वाले को दे दिया, 500 दूसरे वाले को, तो 2 ही बंदे हैं, 1000 रुपया पूरा हो गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो नंबर ऑफ पर्सन आएंगे वो क्या आएंगे 1000 बाय 500। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 बंदे आएंगे सेम। तो मैंने क्या किया, 2 रेशियो को डिवाइड किया। सिंपल, मैंने 2 रेशियो को डिवाइड, देखो कई बार रेशियो डिवाइड होगी, कई बार रेशियो मल्टीप्लाई होगी, इसको बोलते हैं कंबाइंड रेशियो, की रेशियो को कंबाइन करना है। कई बार हम डिवाइड करते हैं, कई बार हम मल्टीप्लाई। अब आ जाओ सिंपल, मैं ये सिंपल बोल रहा हूं कि भाई 6 रुपए है मेरे पास, टोटल जो सैलरी है 6 रुपए है, और हर मेल को 2 रुपए मिले। टोटल मेरे पास 6 रुपए थे, हर मेल को मैंने 2 रुपए दिए, इसको मैंने 2 रुपए दिए, इसको मैंने 2 रुपए दिए, इसको मैंने, कितने बंदों को पैसे बांटे। तो आप बोलोगे कि सर सीधा करो ना, 6/2, 3 बंदों को पैसे बांटे 6/2। ठीक है जी। इधर सेम अगर मैं बोलूं, आप बोलोगे 5 रुपए आपके पास है, हर बच्चे को 3 रुपए मिले, तो 5/3 कर दो। देखो इसकी क्या आएगी 3, और ये क्या आएगा 5:3। अब रेशियो एक एग्जैक्ट नंबर होगा, जो भी कभी भी रेशियो लिखा जाएगा, रेशियो हमेशा एक एग्जैक्ट नंबर, 5:3 एक एग्जैक्ट नंबर लिखा जाएगा, ऐसे उसमें नहीं लिखा जाता। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, तो हम इस चीज को मानते हैं कि नीचे 1 है, क्रॉस, इधर कर लो 3 × 3 9, और इधर मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 5, तो यही आंसर है 9:5। ये बताओ इसमें कोई डाउट किसी को। तो क्या होगा, रेशियो एग्जैक्ट नंबर, इसको मल्टीप्लाई इसको, तो रेशियो क्या आएगी 9:5 आएगा।
ये बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? सिंपल। तो हमने क्या किया, सिंपल 1000 रुपया था, हर बंदे को 500 मिला। अगर बोलो कितने बंदे तो आप बोलोगे सर 1000 बाय 500। सेम मैंने वही किया कि 6 रुपए थे, हर बंदे को 2 रुपए मिल रहे थे, 6 बाय 2 कर दिया तो 3 रुपए। इधर 5 बाय 3 कर दिया, कितना 5 बाय 3, तो क्रॉस करेंगे तो 9:5 आएगा। ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो? ठीक है जी, वेरी गुड, आ जाओ वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। लो जी, अब ये पढ़ो क्या लिखा गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, कहता देयर इज अ साइंस एग्जीबिशन ऑन फर्स्ट डे 14 पर्सन विजिट। लो जी, कोई एग्जीबिशन है, पहले दिन कितने बंदे हैं? पहले दिन 14 बंदे मूवी देखने आए। ऑन सेकेंड डे 12 पर्सन विजिट। सेकेंड डे, दूसरे दिन कितने बंदे मूवी देखने गए या म्यूजियम देखने गए? 12। अब तीसरे दिन कितने बंदे मूवी देखने गए या कलेक्शन बनी? 10। सिंपल समझो, कोई भी म्यूजियम है, कोई भी थिएटर है, कुछ भी है, पहले दिन 14 बंदे मूवी देखने गए या पहले दिन 14 बंदे म्यूजियम में गए, दूसरे दिन 12 बंदे गए, अगले दिन 10 बंदे गए। अब आ जाओ आगे क्या है। आगे क्या कहता, द रेशियो ऑफ एडमिशन फीस कलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द पर्सन इन दिस डे 2:3:5। इसका क्या मतलब है? कहता पहले दिन जो एडमिशन फीस थी वो 2 थी, अगले दिन 3 थी, अगले दिन कितनी थी? 5। देखो ये तो बोला गया कि नंबर ऑफ डेज, कि पहले दिन इतने बंदे मूवी देखने गए, पहले दिन सिंपल समझो थिएटर में पहले दिन 14 बंदे मूवी देखने गए। ये है एडमिशन फीस, टिकट। एडमिशन फीस बोलो, टिकट बोलो, कि भाई 2 रुपए की टिकट थी उसमें। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई म्यूजियम है, उसमें पहले दिन 14 बंदे मूवी देखने जा रहे हैं, तो भाई 2 रुपए की टिकट है, 2 रुपए एडमिशन फीस के ले रहे हैं, तो पहले दिन उनको कितने इकट्ठे हो गए कलेक्शन? अगर मैं बोलूं कि उसने बोला कि कलेक्शन के बारे में बताओ, अमाउंट कितनी कलेक्ट हुई, तो अब मुझे ये बताओ कि तीनों दिन कितने, किस रेशो में कलेक्शन हुई। मुझे पहले ये बताओ कि किस रेशो में कलेक्शन हुई, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूं कि कोई थिएटर है, थिएटर में पहले दिन 14 बंदे मूवी देखने गए और 2 रुपए की टिकट है, तो कितने रुपए इकट्ठे होंगे? तो आप बोलोगे सर 14x2 कर लो ना, तो आप 14x2 कर लो। ठीक है जी, 14x2 कर लेते हैं, इसका मतलब 28 रुपए इकट्ठे हो गए पहले दिन। अब दूसरे दिन की बात करते हैं। दूसरे दिन 12 बंदे विजिट कर रहे हैं, 12 बंदे मूवी देखने गए। उस दिन जो टिकट थी वो 3 रुपए थी, तो कितने रुपए थिएटर वाले को मिलेंगे या म्यूजियम वाले को कलेक्शन होगी? तो आप बोलोगे 12 गुना 3, तो 12 गुना 3 कर लो। अब आगे आ जाओ, अगर मैं लूं कि तीसरे दिन 10 बंदे मूवी देखने गए, तो क्या करो? इंटू 5 कर लो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 12 गुना 3 कितना आएगा? 36, और ये कितना आएगा? 50। तो ये तो कटिंग हो रही है रेशो पे, ये 14, क्यों? रेशो एक मिनिमम फॉर्म में लिखा जाएगा, 18 और 25। तो जो पैसों की कलेक्शन हुई, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पहले दिन 14 रुपए इकट्ठे हुए, दूसरे दिन 18 रुपए इकट्ठे हुए, तीसरे दिन 25 रुपए इकट्ठे हुए। तो जो ABC की रेशियो है, जो कलेक्शन है, वो 14, 18 और 25 है। पहले दिन 14 रुपए इकट्ठे, दूसरे दिन 12 रुपए, तीसरे दिन देखो। अब इसमें क्या किया, मैं सिंपल बोला, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने रेशियो को डिवाइड किया था, इसमें हमने रेशियो को मल्टीप्लाई किया। तो अगर रेशियो मल्टीप्लाई होगी तो ऐसा आएगा, डिवाइड होगा तो डिवाइड कर लेंगे। अब आ जाओ, कहता टोटल अमाउंट कलेक्शन ऑन दिस डे इज 4560। कहता भाई जो टोटल पैसे इकट्ठे हुए 4560 इकट्ठे हुए। ये तो सिंपल रेशियो की बात कर रहा है। मैं बोलूंगी पहले दिन 14 हुए, दूसरे दिन 18 हुए और तीसरे दिन 25 हुए। क्वेश्चन ये है कि अब बताओ, उसने बोला कि टोटल इतने इकट्ठे हुए, तो आप बोलोगे सर इसका टोटल कर लो, इसका टोटल इसको रिप्रेजेंट कर रहे, कर लो जी। 8 और 5, 8 12 और 5 17। ठीक है जी, असल एक, तो ये हमारा कितना आएगा? 3 4 5 57। तो आप बोलोगे 57 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पार्ट निकाल दो। एक पार्ट क्या आएगा? 50 इसके साथ डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट निकालो क्या आएगा। तो ये एक पार्ट कितने पे? 8 से 72, 8 पे जा रहा है। ठीक है जी, तो ये देख लेना, तो ये कितने पे? 80 पे, 8 पे जा रहा है। 8 7 क्या आएगा? 57 इंटू 8, 8 7 56, 8 5 चल, हाँ 45। ठीक है जी, तो ये कितने पे जा रहा है? 80 पे। तो 1 पार्ट 80 को रिप्रेजेंट करे। अगर एक पार्ट निकल गया तो कुछ भी निकालते रहो। उसने बोला कि फर्स्ट डे की कलेक्शन बताओ। अगर मैं बोलूं कि पहले दिन कितने? 14, तो आप क्या बोलोगे? 14 गुना 80 करो। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकंड डे की कलेक्शन में, तो आप बोलोगे 18 गुना 80 करो। अगर मैं बोलूं कि थर्ड डे की कलेक्शन में, तो आप बोलोगे 25 गुना 80 कर दो। ये बताओ, इसमें ये पहले दिन की, ये दूसरे दिन की और ये तीसरे दिन की कलेक्शन होगी। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर टोटल कितना आना चाहिए? 4560। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, रेशियो में बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। या तो हम रेशियो को डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई, कंबाइन रेशियो, उसके बाद कंपेयर करेंगे। कंपेयर देखो, कंपेयर करने में तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई पहले दिन इतने पैसे इकट्ठे, दूसरे दिन इतने, तीसरे तीनों दिन इकट्ठे किए, जो टोटल है 57 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बताओ इसमें कोई डाउट?
डन, ठीक है जी। अब आ जाओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब ये समझो क्या है, क्वेश्चन के बारे में क्या लिख रखा है। कहता प्राइस ऑफ एंट्री टिकट एट अ म्यूजियम वाज इंक्रीज इन 7:9। जो प्राइस है टिकट का वो 7 से 9 हो गया। प्राइस किस रेशियो में इंक्रीज हुआ? द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट एट अ म्यूजियम इंक्रीज। लो जी, जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो गया? पहले 7 रुपए दे रहा था मैं टिकट के, अभी मैं कितने रुपए दे रहा हूं? 9 रुपए। प्राइस इंक्रीज हो गया। लो जी, प्राइस इंक्रीज होने से क्या हुआ? ड्यू टू विच फुटफॉल। फुटफॉल का क्या मतलब? जो बंदे विजिट कर रहे थे, जो बंदे थिएटर में आ रहे थे, मूवी देखने आ रहे थे, म्यूजियम में आ रहे थे। कहता क्या हुआ? द फुटफॉल डिक्रीज। कहता जो बंदे हैं वो कम हो गए, प्राइस इंक्रीज हो गया। टिकट का प्राइस ये 7 से 9 रुपए हो गया। अगर ये हुआ तो फुटफॉल डिक्रीज हो गया। फुटफॉल का मतलब यह है कि अगर पहले 3 बंदे आ रहे थे, अभी कितना आ रहा है? सॉरी क्या है? 13:11। अगर पहले 13 बंदे आ रहे थे, अभी कितने आ रहे हैं? 11 ही आ रहे हैं। तो ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि पहले कितनी कलेक्शन हो रही थी। पहले मुझे बताओ, पहले मैं कितने पैसे इकट्ठे कर रहा था और अभी पैसे कितने इकट्ठे कर रहा हूं? पहले पहले आप बोलोगे कि सर 7 रुपए की टिकट थी, 7 रुपए की टिकट थी और कितने बंदे मूवी देखने आ रहे थे? 13 बंदे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 7 × 13 तो इतने पैसे इकट्ठे होंगे? ये बताओ, इसमें कोई डाउट? अब देखो आगे, अब अगले दिन की बात करते हैं। दूसरा, ये तो आगे, ये आ गया पहले वाला बिफोर, और ये अब बताओ कितने पैसे इकट्ठे हो गए? तो आप बोलोगे कि सर पहले 9 रुपए की टिकट थी और 11 बंदे मूवी देखने आ रहे थे, तो क्या करेंगे? 9 × 11। अब बताओ जी, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो ये क्या आएगा हमारा? ये 91 और ये 99। अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि पहले कितना इकट्ठा हो रहा है, पहले कितनी कलेक्शन हो रही है, तो मैं बोलूंगा पहले 91 इकट्ठे हो रहे थे, अभी कितने इकट्ठे हो रहे हैं? अभी 99। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी दिया जाएगा। मान लो ऐसा दिया जाए कि पहले मेरे पास इतने इकट्ठे हो रहे थे, मान लो ऐसा लिखा जाए कि पहले मेरे पास 9100 इकट्ठा हो रहा था, तो आप बोलोगे कि 91 इसको रिप्रेजेंट करे, 99 निकालो। अगर बोला जाए कि बाद में इतने इकट्ठे हो रहे थे, तो बोलोगे इस पार्ट इसको रिप्रेजेंट करे, ये निकालो। कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया आगे, व्हाट इज द न्यू कलेक्शन। कहता न्यू कलेक्शन बताओ मुझे इफ कलेक्शन बिफोर प्राइस राइज वाज इतना। कहता न्यू कलेक्शन तो 99 है, हमें 99 की वैल्यू बतानी है। इफ कलेक्शन बिफोर प्राइस राइज, प्राइस रेट बढ़ने से पहले कलेक्शन इतनी थी, रेट बढ़ने से पहले कलेक्शन इतनी थी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो 91 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 227500 को। अगर 91 पार्ट इसको रिप्रेजेंट करा तो 1 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 225700 डिवाइड बाय 91। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ी कैलकुलेशन दे रखी है। जो एक पार्ट निकलेगा, यहां से हमने एक पार्ट निकाल लिया, निकालना कितना? 99। 91 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट नंबर है, बार बार वही चीजें आ रही है। तो 1 पार्ट इतना, तो क्वेश्चन ये था 99 निकाल दो। तो क्या करो? 99 के साथ मल्टीप्लाई करो। ये बताओ क्या आएगा? डिवाइड बाय 99 इंटू ये कर दो 99। तो यही हमारा आंसर है, ये सॉल्व कर लेना। ये बताओ इसमें कोई, देखो सिंपल, रेशियो को या तो मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं, कैलकुलेशन खुद करोगे। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या कह रहा है जी? ठीक है, क्वेश्चन है, कहता प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। देखो क्वेश्चन में कुछ भी लिखा जा सकता है। देखो इसमें क्या लिखा गया, इसमें यह लिखा गया कि जो प्राइस ऑफ गोल्ड है, जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेट, वेट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग। जो भी जितना भी गोल्ड है, देखो गोल्ड होता है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 20 ग्राम गोल्ड है, तो उसका प्राइस क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि सर प्राइस पता क्या है? प्राइस उसका जो भी वेट है उसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आएगा? 100 रुपए। तो 100 रुपए का। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 40 ग्राम गोल्ड है, तो आप क्या बोलोगे कि सर प्राइस क्या आएगा? प्राइस क्या होगा? जो भी वेट है उसका स्क्वायर करो, तो 40 का स्क्वायर कर दो। 40 का स्क्वायर कितना? 1600। ये बताओ इसमें जो भी, मान लो ऐसा बोला जाए कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ इट्स क्यूब। जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट ऑफ इट्स क्यूब। जो प्राइस है वेट का क्यूब करो, वेट का क्यूब, क्यूब ऑफ वेट, वेट का क्यूब करना है। तो वेट का क्यूब, जैसे मान लो कि वेट मान लो 10 ग्राम है, अगर मैं बोलूं कि प्राइस बताओ तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना? 1000। ये बताओ 12 होता, 12 का क्यूब, कुछ भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी दिया, स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर करो, क्यूब दे रखा है क्यूब करो। आ जाओ जी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्राइस ऑफ गोल्ड, जो प्राइस है, जो गोल्ड का प्राइस है
क्या लिखा है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट। लो जी, वेट के अकॉर्डिंग दे रखा है। कहता ए गोल्ड इज ब्रोक डाउन इनटू 3:2:1। एक गोल्ड है उसको 3:2:1 में तोड़ा गया। आ जाओ, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने 3:2:1 में तोड़ दिया, मेरे पास कोई गोल्ड था, मैंने उसको 3 क्या वो तो वेट ही टूटेगा ना, जितना भी गोल्ड होगा उसका वेट टूटा जाएगा, जो गोल्ड होगा उसका वेट तोड़ा जाएगा। जो गोल्ड है उसको किस रेशो में तोड़ा, 3:2:1 में तोड़ा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब बताओ टोटल गोल्ड कितना होगा, टोटल कितना होगा गोल्ड, तो आप ये बोलोगे सर 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 ग्राम का गोल्ड होगा। आपने उसको 3:2:1 में तोड़ दिया, टोटल 6 का होगा मेरे पास कितना, 3:2:1 में मैंने गोल्ड को तोड़ दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ कि प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पहले जो गोल्ड है उसने बोला कि प्राइस वेट ऑफ स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 रुपए, तो पहले आपको 36 रुपए मिलेंगे। अगर गोल्ड 6 ग्राम का है तो 6 का स्क्वायर कर दो। अब मैंने उसी 6 ग्राम को, 6 कहां से आया, 3 2 5 और 1 6, अब टोटल तो मैंने इसी को तोड़ा, अब इसको तोड़ दिया गया। ठीक है जी, आ जाओ, अब इसका प्राइस क्या आएगा, अब गोल्ड बताओ, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर कर दो, प्राइस वेट के अकॉर्डिंग करना है। अब 2 ग्राम का, उसका 2 का स्क्वायर कर दो, ये 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या आएगा भाई, 9 + 4 + 1, 10 और 4 कितना, 14। ये बताओ, इसमें कोई डाउट? पहले मुझे 36 रुपीस मिल रहे थे, अभी कितने मिल रहे हैं, अभी मुझे 14 रुपए मिल रहे हैं। अभी मुझे कम क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने गोल्ड को तोड़ दिया। पहले गोल्ड 6 था, उसका स्क्वायर 36 रुपए मिल रहे थे, अभी मैंने 3:2:1 में तोड़ा गया, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 2 का 4, 2 इतना 14 रुपए। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट, अगर गोल्ड को तोड़ा जाएगा तो लॉस ही होगा हमेशा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। अब मुझे बताओ कि कितना लॉस हुआ। उसने बोला, क्वेश्चन पढ़ो, कहता है पर्सन ब्रोक डाउन द गोल्ड, उसने इस रेशो में तोड़ दिया, एंड फेसिस अ लॉस, उसको 36 इतना लॉस हुआ। भाई उसको लॉस क्यों हुआ, उसको क्योंकि उसने गोल्ड को तोड़ा, अगर गोल्ड को तोड़ेगा वो लॉस होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना लॉस हुआ, 4 6 इतना, उसको लॉस हुआ 4620। बट हमारा रेशो में चल रहा है, रेशो में कितना लॉस, पहले मुझे 36 रुपए मिल रहे थे, अभी कितने मिल रहे हैं, अभी 14 ही मिल रहे हैं। पहले मैं 36 अर्न कर रहा था, अभी 14, तो लॉस कितना, तो आप बोलोगे सर 36 में 14 माइनस कर दो, तो कितना लॉस होगा भाई, 22 रुपए का। जो 22 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4620 को। तो एक पार्ट निकाल दो, कितना आएगा, 4620 डिवाइड बाय 22। ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? तो अगर एक पार्ट इतना है, ये कितने पे जाएगा, 21 पे, 21 गुना 2 440 इतना, ठीक है, तो ये कितना आएगा, एक पार्ट 210 होगा। अगर एक पार्ट 210 है, कुछ भी पूछता रहे। अब उसने बोला कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ गोल्ड, कि मुझे ये बताओ कि शुरू में गोल्ड कितने रुपए का था। तो आप क्या बोलोगे कि सर शुरू में तो 36 का है गोल्ड, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 36 × 210 करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वही हमारा प्राइस आएगा। ये बताओ, इसमें कोई डाउट? चाहे बोला है कि क्यूब है, क्यूब के अकॉर्डिंग स्क्वायर है, स्क्वायर के अकॉर्डिंग। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ए प्लाईबोर्ड, प्राइस ऑफ प्लाईबोर्ड स्क्वायर ऑफ वेट, जो प्राइस है वो स्क्वायर ऑफ वेट है, जो प्राइस है वो स्क्वायर ऑफ वेट है। लो जी, कहता क्या हुआ, कहता ए प्लाईबोर्ड हैड ब्रोकन इनटू 3 पार्ट, 9:2:1 में। एक प्लाईबोर्ड है उसको 9:2:1 में तोड़ा। लो जी, तो टोटल कितना होगा हमारा, 11 और 1 12, टोटल 12 था, और मैंने इसको 9:2:1 में तोड़ दिया। अब बताओ, कहता अगर प्लाईवुड को 9:2:1 में तोड़ू, प्राइस बताओ कितना, तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर 144, पहले आपको 144 रुपीस मिल रहे थे। अब बताओ, अब 9 का स्क्वायर कितना 81, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ रहा है 9 का 81 4 इतना 82, तो कितना 86। अब मुझे 86 रुपीस मिलेंगे, ठीक है जी, लॉस हुआ। कहता जी अगर आप उसको तोड़ रहे हो इस रेशियो में, तो मैं देख रहा हूँ लॉस होगा, ठीक है। अब उसने बोला, कहता इफ प्लाईबोर्ड हैज ब्रोकन इनटू वेट 7:3:2 में, अगर कहता इसी प्लाईबोर्ड को जो टोटल 12 था ना प्लाईबोर्ड, अगर इसी प्लाईबोर्ड को किस रेशियो में तोड़ा जाए, अगर इसी प्लाईबोर्ड को 7:3:2 में तोड़ा जाए, अगर इसी प्लाईबोर्ड को इस रेशियो में तोड़ा जाए, तो अब बताओ कितने रुपए मिलेंगे। अब देख लेते हैं भाई, 7 का स्क्वायर कितना 49, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4,
तो ये बताओ अब कितने रुपए मिलेंगे? अब हमारा 58 62, तो अब मुझे 62 रुपीस मिलेंगे। अब उसने देखो आगे क्या बोला, ठीक है, उसने बोला कि भाई पहले प्लाईवुड को इसमें तोड़ो, ठीक है जी, तोड़ दिया, 86 रुपए मिलेंगे। अब मैंने कहता प्लाईवुड को इस रेशो में तोड़ दिया, ठीक है जी, प्राइस उसने बोला जो प्लाईवुड है वो स्क्वायर के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है जी, इसमें तोड़ दिया। अब कहता क्या हुआ, कहता देयर इज फर्दर लॉस ऑफ 448, उसको लॉस होगा अगर वो प्लाईवुड को इस रेशो में तोड़ेगा तो भी लॉस है, अगर इसमें तोड़ेगा तो फर्दर लॉस है। बिल्कुल सही है, और लॉस हो रहा है। देखो मेरे पास कितने रुपए थे भाई, मेरे पास 144 की चीज थी ना, मेरे पास 144 की चीज थी, मैंने अगर इस रेशो में तोड़ा तो 86 रुपए मिलेंगे। कहता अगर इस रेशो में तोड़ोगे, अगर इस रेशो में तोड़ोगे तो फर्दर लॉस होगा। फर्दर लॉस कितना हुआ? फर्दर लॉस 448 हुआ। इसका मतलब ये है कि जो 448 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो पहले मैं 86 की बात कर रहा था, अभी मैंने 62 में, अब जो इन दोनों का गैप है ये है ना फर्दर लॉस। कहता पहले लॉस हुआ फिर लॉस हुआ, फर्दर लॉस तो यही है। अब जो 448 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर बोलो कि 86 में 62 माइनस करो 4 तो कितना 24, इसका मतलब ये है कि जो 24 पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली थी 448 को। इसका मतलब 26 इसको रिप्रेजेंट करे तो एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये निकाल दो, 448 डिवाइड बाय 26 कर लो, जो भी आएगा एक पार्ट जितना भी आएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लाईवुड, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो किसकी वैल्यू की बात कर रहा है, 144 की, तो क्वेश्चन में 144 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक पार्ट इतना तो 144 निकालो, तो 144 कैसे निकलेगा भाई, जो भी एक पार्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 144, इसकी कैलकुलेशन कर लो, वही हमारा आंसर होगा। कैलकुलेशन आप खुद करोगे, ये बात समझो। ये बताओ क्वेश्चन बहुत इजी था कि भाई मैंने इसमें तोड़ा मुझे लॉस हो, अगर और तोड़ा फर्दर लॉस, फर्दर लॉस मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, पहले 86 था अभी कितना 62, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 448 को। तो हमें पता हो कि 448 किसको ऐसा नहीं करेंगे कि ये जो 62 है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गलत हो जाएगा। उसने बोला फर्दर लॉस, देखो पहले मुझे 144 मिल रहे थे, उसके बाद 86 मिल रहे हैं, फिर मुझे 62 ही मिल रहे हैं, तो कितने कम मिल रहे हैं अभी, कितने फर्दर लॉस कितने कम मिल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस किया, इन दोनों का डिफरेंस कितना 24, तो अब मुझे 24 रुपए कम मिल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे 448 कम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 24 पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पार्ट निकाल लिया तो 144 निकालने हैं। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट, तो इनिशियल कॉस्ट तो यही है। ये बताओ जी इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता ए मार्बल इज ब्रोकन इनटू 5 पार्ट, एक मार्बल को 5 इक्वल हिस्से में तोड़ा गया, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स वेट। जो प्राइस है, अब बताओ जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ इट्स वेट। अब ये बताओ जी ये क्या है, जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ इट्स वेट। अब बताओ क्या करें, देखो अब उसने बोला, कहता जो गोल्ड है, जो मार्बल है वो 5 इक्वल पार्ट में तोड़ा गया। अब मुझे बताओ कि कोई भी चीज इक्वल पार्ट में कैसे तोड़ते हैं? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 चीजें हैं और इक्वल है, अगर मेरे पास 2 चीजें हैं और वो इक्वल हैं, तो आप क्या बोलोगे? इक्वल का मतलब ये होगा कि सर अगर ये 100 रुपए की है तो ये भी 100, ये अगर 200 रुपए की है ये भी 200 की। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इनकी रेशियो 1:1, इनकी रेशियो 1:1? कभी भी कोई चीज इक्वल में होगी वो 1:1 में होगी। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ए मार्बल इज ब्रोकन इनटू 5 इक्वल पार्ट। मेरे पास एक मार्बल है, मान लो कि टोटल 5 है, ये मान लो कि टोटल 5 है, आपने 5 हिस्सों में तोड़ दिया, 3 4 5। मेरे पास टोटल मार्बल 5 था, मैंने क्या किया, मैंने 5 पार्ट में तोड़ दिया उसको, 5 पार्ट इक्वल हिस्सों में, तो 1:1:1:1:1। टोटल तो 5 है, उसको तोड़ा 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यह है कि कभी भी इक्वल पार्ट की बात करेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि 1:1:1 में तोड़ा जाएगा। अब उसने बोला कि जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ इट्स वेट। जो प्राइस है वो क्यूब ऑफ इट्स वेट है, जो प्राइस है वो क्यूब वेट, प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट के क्यूब के अकॉर्डिंग है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास टोटल 5 था तो इसका प्राइस कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 5 का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब कितना आएगा 125। ये बताओ इसमें कोई डाउट? 5 का क्यूब, क्यों? अगर क्यूब बोला जाए, क्यूब करो, स्क्वायर बोला जाए स्क्वायर। अब ये बताओ मुझे फिर यहाँ पे प्राइस कितना आएगा,
ये तो हमारा वेट है ना, क्योंकि जो टूटेगा वो वेट टूटेगा। तो 1 1 का स्क्वायर कर दो, इधर 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 1 1 का स्क्वायर कर दो। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो क्या आएगा भाई, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं, तो 5 रुपए मिलेंगे मुझे। अब मुझे ये बताओ कि भाई मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। भाई पहले तो मुझे 125 रुपए मिल रहे थे, पहले मुझे 125 मिल रहे थे, अभी कितने मिल रहे हैं, 5 रुपए। देखो पहले 125 रुपए मिल रहे थे, ठीक है जी, अभी कितने रुपए मिल रहे हैं, अभी तो 5 रुपए मिल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि कितना लॉस होएगा, तो आप क्या बोलोगे, कितना लॉस होगा। पहले 125 मिल रहे थे, अभी 5 ही मिल रहे हैं, कितना लॉस होएगा। तो आप बोलोगे कि सर 120 रुपए का लॉस होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लो जी ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत, 120 रुपए का। अब उसने बोला कि फाइंड लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, फाइंड लॉस इट्स परसेंटेज, लॉस परसेंटेज बताओ। अगर लॉस 120 है, अब मुझे ये बताओ कि लॉस किस पे होता है, जो भी जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो मुझे 120 का लॉस हुआ, मुझे 120 का लॉस हुआ, किस पे हुआ, मुझे 120 का लॉस 125 रुपए पे। ये चीज ध्यान रखो, मुझे 120 का लॉस हुआ किस पे, 125 पे। तो 120 बाय 125 इंटू 100 कर लो। ये बताओ इसमें तो मुझे 120 का लॉस हुआ, किस पे हुआ, 125 पे। 120 बाय 125 इंटू 100 कर लो। तो ये बताओ जी क्या आ रहा है, ये कटिंग कर लेते हैं, कितना आएगा कटिंग करके। ठीक है जी, तो ये कटिंग करते हैं, 5 पे जाएगा, तो ये हमारा 5 के 20 और ये 24 और ये जाएगा 25 पे, ये 1 पे और ये 4 पे, 96%। तो 96% लॉस, यही आंसर है, 96% लॉस होगा। ये बताओ जी, इसमें कोई डाउट। तो जो भी, अब ऐसा नहीं करेंगे ऑप्शन में कि 120 है कि 120, उसने बोला कि परसेंट। तो आप ये बोलो, पहले पहले 125 का मिल रहा था, अब 5 का मिल रहा है, तो कितने का लॉस, 120 रुपए। 120 रुपए किस पे लॉस होगा, तो लॉस परसेंट बताओ। 120 रुपए किस पे, 125 पे, जो ओरिजिनल सीपी होती है, जो हमारा जितने की मेरे पास ओरिजिनल चीज थी, मैं तो उसी से कंपेयर करता हूं, जो भी प्रॉफिट लॉस है इसी से। तो आप बोलोगे 120 किस पे, 125 पे इंटू 100, तो 96%। तो हम ये बोलेंगे कितना लॉस हुआ भाई, 96% लॉस हुआ। ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट। तो ये हमारा 96% है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 में। तो अभी तक जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है, रेशो को थोड़ा अच्छे से रिवाइज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशो। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा टॉपिक हमारा डीआई में भी काम आएगा। डीआई कौन होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा जब हम ग्राफ करेंगे ना, डाटा इंटरप्रिटेशन जो भी ग्राफ पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे डीआई में। तो ए टू जेड जो ग्राफ पढ़े जाते हैं उसमें रेशो, परसेंटेज, एवरेज, ये सारी चीजें काम आएंगी, इसलिए हम ये पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो, जो भी डाउट होएगा आप कमेंट सेक्शन में भेजो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, ये बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट, तो चलो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।